शशि सर, एक तो हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल मनोज जरांगे पाटिल को लेकर के है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी खबर ये आई थी कि आंदोलन करने वो फिर जा रहे हैं। दूसरा, महाराष्ट्र में हम जरा सीट बंटवारे से आगे बढ़े मुद्दे और इसकी बात कर लें, आरक्षण का जो इफेक्ट होगा, जिस तरीके से छगन भुजबल साहब भागे भागे शरद पवार साहब के पास गए, उसमें शरद पवार साहब को चूंकि आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरीके से घिर गई, कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए जो है वो शरद पवार साहब को घसीटने की कोशिश हुई। किसी तरीके से ये हो कि भाई शरद पवार साहब पे ठीकरा फोड़ के कम से कम अपने को बचा लें, चुनाव में जाकर के खड़े होकर भाषण तो दे पाए, लोग वोट दें या ना दें, भाषण देने के लिए कम से कम अपनी जमीन तैयार हो जाए। तो ये जो मुद्दे हैं, आरक्षण हो या किसानों का मुद्दा, जो किसान बार बार आंदोलनरत होते रहे, तो ये सारे मुद्दे इफेक्टिव होंगे चुनाव में, किस कदर प्रभाव डालेंगे, और सीट बंटवारों को लेकर के भी आपकी एक टिप्पणी शशि सर। राम प्रकाश जी, जो बातें अभी जम्मू आनंद जी ने भी और बाकी संदीप जी और विजय जी ने जो बातें रखी, उससे मैं सहमत होकर आगे रखना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि आप अभी जो बात कह रहे थे कि आकलन में जो चूक हो गई, तो उसमें यह था कि तात्कालिक लाभ राजनीतिक जो लेना था वो लाभ भाजपा को जरूर मिला कि आपने 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर आप सत्ता में आ गए, ठीक है। लेकिन मूल झगड़ा जो था 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के बाद का, वो झगड़ा ये था कि भाई मुख्यमंत्री पद किसको दिया जाएगा। शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का फॉर्मूला 2.5 साल का जो था वो भाजपा नकार रही थी। अब भाजपा के जो निष्ठावान आइडियोलॉजिकली कमिटेड कार्यकर्ता जो है, उनके सामने जो सवाल आया हुआ है वो ये है कि 5 साल में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी हमारे हाथ में क्या आया। हमारे हाथ में इतना है कि 2.5 साल हमारे पास सत्ता आई, लेकिन हम उसके मुखिया नहीं है, हमको किसी और को मुखिया बनाना पड़ा और उसके अंदर हमको काम करना पड़ा। और वो भी ऐसा मुखिया जो पिछली मिनिस्ट्री में एक जूनियर मिनिस्टर था, मतलब शिवसेना का भी वो कद्दावर नेता नहीं था। मतलब अभी महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे, कुछ नहीं था। वो बड़े बड़े कद्दावर नेता कभी भी नहीं थे। इतना ही फर्क था कि जो आर्थिक मामला रहता है मातोश्री के साथ, मतलब उद्धव ठाकरे जहाँ रहते, वो जो आर्थिक मामले ताने बाने जो रहते वो ठीक से वो संभाल रहे थे, इतनी उनकी हैसियत थी। वो अभी पॉलिटिकल एम्बिशन में तब्दील हो गए और फिर वो 2.5 साल हमने देख लिया। तो नतीजा क्या है कि आप 5 साल में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रूप में हो या उद्धव ठाकरे से टूटा हुआ फैक्शन के रूप में, अल्टीमेटली 5 साल शिवसेना का सीएम महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल स्थापित है, ये बात सामने है। तो भाजपा के हाथ में क्या आया। इसलिए आप देखेंगे ये जो तोड़फोड़ की राजनीति हुई अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर, तो महाराष्ट्र के पब्लिक परसेप्शन में 2 एनिमी बन गए हैं भाजपा के समर्थकों के बीच में भी। एक नरेंद्र मोदी स्वयं है और दूसरे हमारे देवेंद्र फडणवीस है। ये 2 लोग भाजपा के भीतर सबसे ज्यादा बदनाम महाराष्ट्र में हो चुके हैं। वो अलग बात है कि वो उनके शीर्षस्थ नेता है, वो पब्लिकली उसको कभी भी कंडेम नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व में चीजें चलेगी। लेकिन जो हलचल हो रही है अभी, कल का जो उनका 5000 कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन हो रहा है, वो यही दिखा रहा है, यही दर्शा रहा है कि नहीं, हमको अभी अपनी संगठन के स्तर पर मजबूत करना और हमारा असर्शन कर लेना है। ये एक बात है। खींचतान जो हो रही है वो अभी उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रही, क्योंकि अभी समय है। अब सब दल जो है, सब नेता जो है पोस्चरिंग करेंगे कि हम इतना लड़ेंगे, हम इतना लड़ेंगे। लेकिन भाजपा के भीतर से एक जरूर होगा कि सबसे ज्यादा सीट वो लड़ने की कोशिश करेंगे। महाविकास आघाड़ी में लगभग ऐसा दिख रहा है 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन तीनों पार्टियां लगभग समान सीट लड़ जाएगी। थोड़ा बहुत इधर उधर ईगो प्रॉब्लम किसी का होगा तो उसको संभाला जाएगा, जो शरद पवार उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी में तीनों दल 288 समान रूप से बंटवारा करके लड़ जाएगी। तीसरा जो फैक्टर मुझे लग रहा है वो पोस्चरिंग के रूप में ही आ रहा है अखिलेश यादव जी का, तो वो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन एक है कि मुंबई और मुंबई भिवंडी के इलाके में, मतलब अर्बन इलाकों में जो उत्तर भारतीय मुस्लिम वोट बैंक है ना, उसको एड्रेस करने की वो कोशिश है। उससे ज्यादा उसको ये नहीं इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। चौथी जो बात है वो जरांगे पाटिल और वो सारे ये मसले ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी
बाकी सीट शेयरिंग से लेकर खर्चा पानी से लेकर उम्मीदवारी से लेकर ये सारी चीजें सारे दल अब आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जरांगे पाटिल से मराठा आरक्षण का जो मुद्दा अभी केंद्र में आ गया, और मराठा आरक्षण सिर्फ मराठा आरक्षण नहीं है, मराठा आरक्षण की वजह से मराठा ओबीसी ये जो झगड़ा अभी लगभग शुरू हो चुका है ना। मराठवाड़ा में तो उसका बहुत सोशल स्तर पर, गांव के स्तर पर उसके परिणाम अभी दिखने लगे। तो एक तनाव है, उस तनाव की स्थिति में राजनीतिक जो अभी भूमिका लेनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव सामने है, वो हम स्टैंड क्या ले, इसमें सारे लोग फंसे हुए। तो जिन्होंने ज्यादा बोला वो ज्यादा फंसे। मसलन देवेंद्र फडणवीस है, वो बुरी तरह से फंसे, क्योंकि वो ज्यादा बोल दिए थे कि ओबीसी का आरक्षण को धक्का नहीं लगने देगा, लेकिन मराठा आरक्षण दे देंगे। हमारे छगन भुजबल जो ओबीसी राजनीति अब तक करते रहे, महात्मा फुले का विचारों को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन अभी भाजपा के साथ होने के बाद उनको नजर आ रहा है कि उनकी अपनी जगह कोई बन नहीं रही है। अजित पवार छगन भुजबल के नेचुरल लीडर बन नहीं सकते, भले अभी उनके दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके नेचुरल लीडर शरद पवार ही है। इसलिए बारामती में शरद पवार पे टीका करने के बाद दूसरे दिन सुबह दौड़ के वो शरद पवार के पास चले गए, और चले गए तो औपचारिक रूप से हमको जो बात बताई गई वो ठीक है, लेकिन अंदरूनी बात तो यही होगी कि भाई मुझे बचा लो, कहीं अभी मुझे एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के बीच में सबसे कद्दावर नेता अगर कोई हैंडल कर सकता है तो वो शरद पवार ही है। इस बात को छगन भुजबल ने अंडरलाइन कर दी है। इसका मतलब यही है कि जो टूट-फूट हुई है उसके बाद भी ताने बाने बने हुए। शरद पवार की राजनीति में कहीं भी कोई भी डोर पूरी तरह से कभी कटती नहीं है, तो वो हमको दिख रहा है कि वो डोर अभी भी है, और शरद पवार अगर इशारा कर देते, खींचते, तो उस हिसाब से लोग बोलना शुरू कर देते। तो छगन भुजबल का स्टेटमेंट भी कुछ उस तरह से आएगा। लेकिन केंद्र में महाराष्ट्र की राजनीति में अभी यह आरक्षण का मुद्दा आ चुका है। जरांगे पाटिल का क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ओबीसी नेताओं का या मराठा नेताओं को बाजू में रखकर जो बुनियादी सवाल है वो सामने आ चुके हैं। मतलब आरक्षण के बहाने से एग्रीरियन क्राइसिस सेंटर स्टेज पे आ चुकी है। एक दूसरी जो बात अभी चर्चा में नहीं है लेकिन आएगी, वो है पूजा खेड़कर के वजह से पूरा ये जो यूपीएससी एमपीएससी का जो खेल चलता है, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा है, और पुणे में महाराष्ट्र के तमाम ग्रामीण इलाकों में से कर्जे लेकर बच्चे पढ़ने आते हैं और ये परीक्षाएं देते रहते हैं, और पेपर लीक को लेकर पुणे और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आंदोलन होते रहे। तो ये मुद्दा भी अभी युवाओं का बेरोजगारी का सवाल के रूप में केंद्र में आएगा। तीसरा जो फैक्टर आएगा वो आदिवासियों के बीच में से आ रहा है, जिसकी बात हम लोग कल इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से की है। वो तीसरा मुद्दा भी सामने आ रहा है। इन सारी चीजों को परे रखकर इमोशनल धार्मिक ध्रुवीकरण के स्तर पर चीजों को ले जाने की कोशिश भाजपा करेगी और कर रही है। विशालगढ़ का जो अभी मामला आया, जिसमें छत्रपति के वंशज संभाजी महाराज को जो जिस तरह का कम्युनल वातावरण पैदा करने की कोशिश हुई, वो उसी का हिस्सा है। दिक्कत अभी यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कम्युनल पॉलिटिक्स की स्पेस श्रिंक हो गई है। मैं खत्म हो गया ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी स्पेस श्रिंक हो गई है। संघ का जो कोर है, भाजपा का जो कोर है, वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ, कोर ऑर्गेनाइजेशनल बेस के साथ दोबारा खड़ा रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी स्पेस नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा को समरसतावादी भूमिका लेती है तभी भाजपा के साथ लोग जुड़ते हैं। भाजपा जब भी अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ कट्टर हिंदुत्ववाद की भूमिका में चली जाती है, भाजपा आइसोलेट हो जाती है। और आज की तारीख में भाजपा के भीतर के तमाम ओबीसी नेता भयंकर अस्वस्थ है। वो अभी आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर राम प्रकाश जी, भयंकर खिचड़ी है महाराष्ट्र में। ये खिचड़ी कैसे पकेगी अभी किसी को ठीक से अंदाजा नहीं है। लेट अस वेट एंड वॉच। ये अभी और सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे इसमें, और नए इंग्रेडिएंट्स आएंगे, पुराने इंग्रेडिएंट्स हटाए जाएंगे, ये सब होगा।